नमस्कार। मैं किंशुक शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का YouTube चैनल किंशुक शर्मा की कक्षा पर। एक नई सीरीज के तहत मैं जो चैप्टर्स राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं और आप लोग जानते हैं काफ़ी लंबे वीडियोस बने हैं, उसकी वजह की डेप्थ या हमने गहराई नोट्स में काफ़ी रखी है, टीचिंग में काफ़ी रखी है। कई जगह पर यह समस्या आती है कि सर यदि इन लंबी लंबी क्लासेस को जो हमने ढंग से पढ़ लिया है, अच्छे से इनको समझ लिया है, अब यदि शॉर्ट रिवीजन कंटेंट्स टारगेट फैक्ट्स वाले मिल जाए कि 10-15 मिनट के अंदर हमें पूरा अध्याय समझ में आ जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। यानी कि एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन शीट्स, जिन्हें हम एक तरह से टारगेट फैक्ट्स या माइक्रो नोट्स भी कहता हूँ मैं अक्सर, वो मिल जाए। तो आज से इस सीरीज के तहत में तमाम वो अध्याय जो मैं पढ़ा चुका हूँ, जिनके नोट्स PDF के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, उनका सारांश या जो टारगेट फैक्ट्स हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड जो टारगेट फैक्ट्स हैं, उनकी इस सीरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इस उम्मीद से कि बहुत शॉर्ट वीडियोस बनेंगे। बहरहाल इस सीरीज का पहला अध्याय है राजस्थान का नामकरण। देखिएगा, आप लोग जानते हैं राजस्थान में कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ ल्यूनिडास जैसा वीर योद्धा पैदा नहीं हुआ हो, एवं न ही कोई ऐसा मैदान है जहाँ थर्मोपैली जैसा युद्ध नहीं लड़ा गया। ऐसा कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में बोला है। और उसकी वजह क्या है? चारण साहित्य की कुछ पंक्तियों को आपने अंगीकार किया कि धोरा घाटिया ताल रो आटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मापाली घर घर ल्यूनी दास। इस बात को कर्नल जेम्स टोड ने इस कथन के द्वारा कहा है। तो ये जो अध्याय आपके सामने है राजस्थान का नामकरण, इसका आशय सिर्फ इतना सा है कि अलग अलग कालखंड में युगों में संपूर्ण प्रांत को किन किन नामों से पुकारा गया है। देखिएगा, सबसे पहले वाल्मीकि कृत जो रामायण है, उसमें इस प्रदेश के लिए मरुकंटर शब्द का प्रयोग मिलता है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, यदि इस अध्याय को आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप लोग जाइए इस चैनल पर और वहाँ पर आपको विस्तार से 2-3 खंडों में ये क्लास प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले राजस्थान शब्द का जो उल्लेख है वो हमें वाल्मीकि जी की रामायण में मरुकंटर शब्द के रूप में मिलता है। और 532 ईस्वी का जो हमें एक इंस्क्रिप्शन या शिलालेख मिल रहा है, चित्तौड़गढ़ शिलालेख, उसमें राजस्थानीय शब्द के रूप में राजस्थान शब्द का हमें उल्लेख मिलता है। ये देखिएगा, राजस्थान शब्द के रूप में हमें राजस्थान का उल्लेख प्राप्त हो रहा, राजस्थान प्लस EA। इसके पश्चात बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही से हमें 625 ईस्वी का प्राप्त हुआ है, उसमें राजस्थानियादित्य शब्द के रूप में भी हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। यद्यपि आपकी गाइड्स में सीधा बसंतगढ़ शिलालेख से आरंभ करते हैं, लेकिन यदि चित्तौड़गढ़ शिलालेख और बसंतगढ़ शिलालेख दोनों आ जाते हैं तो फिर आपको चयन करना है चित्तौड़गढ़ शिलालेख का। यदि चित्तौड़गढ़ शिलालेख ऑप्शन में नहीं होता है, सीधा बसंतगढ़ शिलालेख होता है, तब ही आप बसंतगढ़ को टिक करेंगे। कुछ ग्रंथ और हमारे सामने आते हैं जिनमें भी हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। उद्योतन सूरी की रचना है कोहलेमाला, नैनसिरी ख्यात जो मोहनोत नैनसी की रचना है, एवं वीरभान की रचना है राजरूपक, एवं कालीराम कायस्थ की रचना है तारीख है राजस्थान। इनमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि मोहनोत नैनसी साहब एवं बाकीदास जैसे ख्यातकारों ने जो इस ग्रंथ की रचना, अपने ग्रंथ में जिस राजस्थान शब्द का उल्लेख किया है, वो मात्र राजधानी के रूप में प्रयोग हुआ है। संपूर्ण प्रांत के रूप में राजस्थान शब्द का उल्लेख अभी तक नहीं मिला है। यानी कि नैनसी एवं बाकीदास जैसे ख्यातकारों ने भी जो राजस्थान शब्द का उल्लेख किया है, वो मात्र केवल राजधानी को प्रकट करने के लिए किया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो मोहनोत नैनसी साहब हैं, उन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने नैनसिरी ख्यात की रचना के लिए राजपूताने का अबुल फजल भी बोला है, क्योंकि जिस प्रकार से अकबरनामा के लेखक अबुल फजल ने अपनी ग्रंथ अकबरनामा की रचना में संदर्भ ग्रंथों की सूची प्रस्तुत करी है, प्रामाणिक सूची प्रस्तुत करी है, उसी प्रकार का एक सूची उपलब्ध करवाई गई है मोहनोत नैनसी साहब के द्वारा। राजस्थान की प्राचीनतम ख्यात या राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ नैनसिरी ख्यात की रचना में, इसीलिए मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैनसी साहब को राजपूताने का अबुल फजल भी कहा है। और यहाँ पर यह भी याद रखना है कि इसी संदर्भ में जो मोहनोत नैनसी की जो रचना है नैनसिरी ख्यात, इसे राजपूताने का अकबरनामा भी कहते हैं, जबकि जो दूसरा ग्रंथ है मोहनोत नैनसी साहब की जो रचना है मारवाड़ रा परग नारी विगत, उसे हम राजपूताने का गजेटियर एवं सर्व संग्रह ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। आइएगा, इस रिवीजन के अंदर की जो क्लास चल रही क्विक रिवीजन की, इसमें अगला फैक्ट, पहली बार संपूर्ण प्रांत को सर जॉर्ज थॉमस ने
1800 ईस्वी में राजपूताना नाम से पुकारा, यानी कि राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग संपूर्ण प्रांत के लिए 1800 ईस्वी में सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया है। एवं इस तथ्य का उल्लेख कि पहली बार 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने संपूर्ण प्रांत के लिए राजपूताना शब्द का उल्लेख किया है, पहली बार इस बात का उल्लेख 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन की जो रचना है दी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में किया गया है। यानी कि विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में 1805 में पहली बार इस बात का उल्लेख किया है कि 1800 ईस्वी में संपूर्ण प्रांत के लिए राजपूताना शब्द का उल्लेख जॉर्ज थॉमस के द्वारा कर दिया गया था। कर्नल जेम्स टोड साहब, जिसे राजस्थान इतिहास का जनक एवं घोड़े वाले बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है, आपके गुरु थे यति ज्ञानचंद्र, जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निवासी थे। 1782 में इंग्लिस्टन के अंदर आपका जन्म हुआ था और आप 1818 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड साहब, जिन्हें घोड़े वाला बाबा और राजस्थान इतिहास का जनक भी कहा गया है, 1818 ईस्वी में आप मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के काल में मेवाड़ के पीए के पद पर, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट के पद पर नियुक्त हुए थे और आपके गुरु मांडलगढ़ के निवासी थे यति ज्ञानचंद्र। याद रखिएगा, आपकी प्रशासनिक नियुक्ति सबसे पहले 1798 में हुई ईस्ट इंडिया कंपनी में, फिर 1801 में आप दिल्ली में नहर की पैमाइश मेजरमेंट के लिए नियुक्त हुए एवं 1805 ईस्वी में आप मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया के दरबार में जो कंपनी की जो सैन्य टुकड़ी थी सहायक संधि के जरिए वहां पर नियुक्त हुए थे। मैंने जैसा कि अभी कहा 1818 से लेकर 1822 ईस्वी तक आप कर्नल जेम्स टोड साहब मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के काल में पॉलिटिकल एजेंट के पद पर नियुक्त हुए थे, जिसमें आपके पास 5 रियासतों का कार्यभार था। याद रखिएगा, 6 रियासतों का कार्यभार था, मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर, कोटा, बूंदी एवं सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट, इन रियासतों का कार्यभार आपके पास था और आप इस पद पर 1818 से लेकर 1822 तक नियुक्त रहे। बाद में आप पर गबन या भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया कि आप अपनी प्रशासनिक नियुक्ति के दौरान कंपनी के हितों को ताक में रखकर राजपूताने या राजपूत हितों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं और ये नागवारा गुजरा ईस्ट इंडिया कंपनी को और आपको पद से बर्खास्त किया गया, पद विमुक्त किया गया 1822 ईस्वी में और आप 1824 ईस्वी में बिना कोई मन में गिल्टी लिए भारत से रवाना हुए। वैसे भी आपका ज़्यादा कार्य इतिहास लेखन में रुचि ज़्यादा थी। कर्नल जेम्स टोड साहब जब भारत से रवाना हुए तो अपने साथ मानमोरी शिलालेख को इंग्लैंड लेकर गए, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में समुद्र में लगा कि भारी होने के कारण स्टॉर्म या तूफान में हमारा जहाज फंसे, इसलिए आपने मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फिकवा दिया था। 1824 में आप बहरहाल इंग्लैंड पहुंचे, आपने अपनी जूलिया नामक लड़की से शादी करी और लेखन कार्य आरंभ किया। आपने 2 पुस्तकें लिखी थी। आपके द्वारा जो लिखी गई पहली पुस्तक है वो है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम हमें प्राप्त होता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया, और इसी पुस्तक को संक्षिप्त में एनल्स के नाम से भी पुकारा गया है। इसका प्रकाशन 1829 में हुआ था, बाद में इसका दूसरा खंड 1832 के दौरान आया था। अब आपको यहाँ पर याद रखना है, मैं शॉर्ट वीडियोज़ की सीरीज भी लगातार चला रहा हूँ। जितनी भी ऐतिहासिक त्रुटियाँ इतिहास में यहाँ का जहाँ पे भी बिखरी हुई दी गई हैं उनको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। तो कई गाइड्स में कई लोग पढ़ाते हैं कि इन दोनों खंडों का हिंदी अनुवाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के द्वारा किया गया था। गलत बात है, याद रखिएगा। प्रथम खंड जो 1829 में प्रकाशित हुआ था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का, उसका हिंदी अनुवाद पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है। और 1832 में जो द्वितीय खंड प्रकाशित हुआ था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया का, उसका हिंदी अनुवाद 1832 के द्वितीय खंड का हिंदी अनुवाद पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र एवं मुंशी देवी प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था। 1835 में आपकी मृत्यु हो गई थी। आपकी मृत्यु के बाद आपकी पत्नी जूलिया ने आपकी दूसरी पुस्तक को प्रकाशित करवाया था जो थी ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो कि आपने कर्नल जेम्स टोड ने अपनी मित्र और चित्रकार मिसेस विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित की थी। यानी कि ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक जो पुस्तक थी वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा समर्पित की गई थी श्रीमती कर्नल विलियम हंटर ब्लेयर को। याद रखिएगा,
आपकी मृत्यु जैसे मैंने कहा 1835 में हो गई थी। कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले संपूर्ण प्रांत के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो थे रजवाड़ा एवं रायथान। लेकिन संपूर्ण प्रदेश के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया वो कर्नल जेम्स टोड साहब थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में 1829 में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। आप लोग जानते हैं कि इस ग्रंथ के नाम में ही एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम में ही राजस्थान शब्द का आपको उल्लेख मिलता है। इस बात को आप लोग यहाँ पर बड़े बखूबी देख सकते हैं। तो आपने इस संपूर्ण प्रांत को रजवाड़ा कहा, रायथान कहा, और 1829 में आपने संपूर्ण प्रांत के लिए अपनी पुस्तक में पहली बार एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। अब यदि प्रश्न आ जाए राजस्थान के लिए राजस्थान ये शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहां पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ शिलालेख 532। दूसरा उल्लेख हुआ है राजस्थानी आदित्य के रूप में बसंतगढ़ शिलालेख में। राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग कहां एवं किस रूप में हुआ? तो इस बात को भी आप समझ सकते हैं, चित्तौड़गढ़ शिलालेख में 532 में राजस्थानी के रूप में। लेकिन पहली बार राजपूताना शब्द का जो उल्लेख किया गया है वो सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में किया गया है। और संपूर्ण प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग जिसने किया है वो कर्नल जेम्स टोड साहब है 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये शॉर्ट नोट्स या माइक्रो नोट्स टारगेट फैक्ट्स की जो क्विक रिवीजन जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है वो आपको समझ में आएगी। बहुत छोटे छोटे वीडियोज में मैं पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करवा दूंगा, मात्र उन फैक्ट्स को लेकर जो परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। याद रखिएगा, यदि प्रश्न आता है कि पहली बार संपूर्ण प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख संपूर्ण प्रांत के लिए कहां मिलता है, तो एनल्स नामक पुस्तक में, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, राइट। लेकिन पहली बार संपूर्ण प्रांत के लिए भारत सरकार द्वारा संवैधानिक तौर पर राजस्थान शब्द का उल्लेख कब किया गया? तो आप लोग कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। कुछ फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट आते हैं इस अध्याय में कि एकीकरण में की प्रक्रिया में पहली बार द्वितीय चरण में, याद रखिएगा 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ था, क्योंकि चरण का नाम ही राजस्थान संघ था। जो 30 मार्च 1949 एकीकरण का जो चतुर्थ चरण है वृहत्तर राजस्थान संघ, इसके निर्माण दिवस को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया गया। तो राजस्थान दिवस का संबंध 30 मार्च 1949 से होता है। जैसा मैंने अभी कहा, एकीकरण की प्रक्रिया के छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक तौर पर सरकार ने पहली बार इस संपूर्ण प्रदेश को जिस शब्द से पुकारा था वो था राजस्थान। तो राजस्थान शब्द का पहली बार उल्लेख चित्तौड़गढ़ शिलालेख में मिल रहा है राजस्थानी के रूप में, फिर राजस्थानी आदित्य के रूप में बसंतगढ़ में मिल रहा है। लेकिन संपूर्ण प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनल्स में किया। लेकिन संवैधानिक तौर पर सरकार के द्वारा राजस्थान शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो हमें 26 जनवरी 1950 को मिलता है। एवं जो एकीकरण का 7वां और अंतिम चरण है 1 नवंबर 1956 को, उस दिन घोषित किया गया, मनाया गया राजस्थान स्थापना दिवस। इस तरह से शॉर्ट नोट्स टारगेट फैक्ट्स की ये क्विक रिवीजन जो सीरीज का पहला एपिसोड पूरा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आएगा, समझ में आएगा। बहुत शॉर्ट वीडियोस के द्वारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको आप तेज़ी से रिवाइज कर सकें और आप उन तमाम लोगों को भी ये वीडियोस दिखाएं जो अच्छी क्लास के लिए इच्छुक रहते हैं और अच्छा पढ़ना चाहते हैं। अगला एपिसोड लेकर मैं जल्द ही हाजिर होऊंगा। अगला चैप्टर जो भी होगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो नोटिस है वो प्राप्त हो जाएगा। पढ़ते रहिए और अपने भविष्य निर्माण में अग्रसर रहिए। वंदे मातरम।